एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, सब कुछ गिना नहीं जा सकता जो मायने रखता है, और सब कुछ मायने नहीं रखता जिसे गिना जा सकता है। नमस्कार, और हमारे इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जिसने हाल ही में द हिंदू में काफी चर्चा बटोरी है। जी हाँ, ये वैज्ञानिक रैंकिंग का मामला है और सवाल ये है कि क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है, खासकर भारत के संदर्भ में। बिल्कुल, और ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खासी अहम हो सकती है। डेटा विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच, करंट अफेयर्स, सब कुछ है इसमें। और आम जानकारी के लिए भी ये काफी दिलचस्प है, मुझे लगता है। हाँ, तो मुद्दा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन इयोनिडीज। वो हर साल दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की एक लिस्ट जारी करते हैं। और जैसे ही ये लिस्ट आती है, भारत में तो मतलब हलचल मच जाती है। हाँ, संस्थान अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि आखिर ये रैंकिंग बनती कैसे है, इसके पीछे के मैट्रिक्स क्या हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई किसी वैज्ञानिक की काबिलियत या उनके शोध की गुणवत्ता का सही आईना है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, होता यह है कि लिस्ट आते ही भारत भर के संस्थान, चाहे वो आईआईटीज हों, आईआईएससीज हों या फिर कम जाने पहचाने कॉलेज भी, हाँ, फौरन घोषणा करते हैं कि उनके कितने वैज्ञानिक इस लिस्ट में हैं। इससे एक तरह से वैज्ञानिक उत्कृष्टता के तमगे की तरह पेश किया जाता है। और कई तो ये भी दावा करते हैं कि ये उनके शानदार रिसर्च माहौल का नतीजा है। कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2025 की लिस्ट आई सितंबर में। दुनिया भर के कोई 2.2 करोड़ वैज्ञानिकों का डेटाबेस। बाप रे, बहुत बड़ा डेटाबेस है। उसमें से करीब 2.3 लाख वैज्ञानिकों को रैंक दी गई। और भारत से थे 6,239 वैज्ञानिक। ये संख्या बढ़ भी रही है पिछले कुछ सालों से। तो पहली नजर में तो लगता है, अरे वाह, अच्छी खबर है ना? हाँ, सतह पर तो ये प्रगति का संकेत ही लगता है। लेकिन जब आप थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो कुछ अजीब पैटर्न नजर आने लगते हैं। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी उलझती है। जैसे 2025 में भारत के जो टॉप 10 वैज्ञानिक थे, उनकी रैंक 288 से 952 के बीच थी। ठीक है। लेकिन कमाल की बात ये कि इनमें से ज्यादातर वैज्ञानिक उन संस्थानों से थे जिन्हें हम आम तौर पर भारत के शीर्ष शोध केंद्रों में नहीं गिनते। अच्छा, जैसे 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 तमिलनाडु का मुथैयम्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, पंजाब का थापर इंस्टीट्यूट, यूपी का आईआईटीआर, सिक्किम यूनिवर्सिटी, निम्हांस बैंगलोर, सविथा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तमिलनाडु, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा और गुजरात का एसवीएनआईटी। मतलब ये थोड़े चौंकाने वाले नाम है टॉप लिस्ट के लिए। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। आमतौर पर हम आईआईएससी, आईआईटीज, टीआईएफआर जैसे नाम सुनने की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, 2024 में भी कमोबेश यही कहानी थी। और फिर आता है सबसे हैरान करने वाला विरोधाभास। हाँ, इसी लिस्ट में 7 विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे। उनमें से 6 की रैंक जानते हैं कितनी थी? 1373 से लेकर 28,782 तक। क्या कह रहे हैं? 28,000? जी हाँ, जरा सोचिए, ये भारत के टॉप 10 में शामिल सबसे निचली रैंक वाले वैज्ञानिक, जिनकी रैंक 952 थी, उनसे भी काफी पीछे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस लिस्ट के हिसाब से लगभग सारे नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के टॉप 10 वैज्ञानिकों से पीछे हैं। ये कैसे मुमकिन है? यही तो, ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये रैंकिंग वाकई शोध की गुणवत्ता, उसके प्रभाव को सही ढंग से माप रही है, या फिर ये हमें उस तरीके की, उस मेथोडोलॉजी की सीमाओं के बारे में बता रही है जिससे ये रैंक तैयार होती है? हाँ, और ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है जब हम देखते हैं कि टॉप रैंक वाले भारतीय वैज्ञानिक अक्सर उन प्रमुख संस्थानों से नहीं हैं जो अपनी बेहतरीन R&D के लिए जाने जाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए मुझे लगता है हमें पहले ये समझना होगा कि वैज्ञानिक शोध होता क्या है और आजकल इसे मतलब अकादमिक दुनिया में मापा कैसे जाता है। ठीक है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया आमतौर पर ये किसी अवलोकन या सवाल से शुरू होती है ना? जी हाँ। फिर एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनती है, एक अंदाजा लगाया जाता है। फिर उसे जांचने के लिए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सबूत जुटाए जाते हैं, उनका विश्लेषण होता है। और फिर वैज्ञानिक अपने नतीजों को एक लेख यानी पेपर के रूप में लिखते हैं, जिसे फिर दूसरे विशेषज्ञ जांचते हैं, पीयर रिव्यू। बिल्कुल। और अगर वो सही पाया जाता है तो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपता है। और यहीं पर साइटेशन का कॉन्सेप्ट आता है ना?
हाँ, साइटेशन, क्योंकि ज्यादातर नया शोध पुराने शोध पर ही आधारित होता है। तो वैज्ञानिक अपने पेपर में उन पुराने जरूरी पेपर्स का जिक्र करते हैं जिनसे उन्होंने मदद ली है। जी, और जब किसी एक पेपर का जिक्र दूसरे नए पेपर में होता है तो उसे एक साइटेशन मिलना कहते हैं। अच्छा। और यहीं से मूल्यांकन का खेल शुरू होता है। काफी समय से एक कह सकते हैं थोड़ी भोली सी धारणा रही है कि जितने ज्यादा साइटेशंस किसी पेपर को मिलते हैं वो उतना ही प्रभावशाली या महत्वपूर्ण होता है। मतलब ज्यादा साइटेशन मतलब बेहतर पेपर। हाँ, सोच यही थी कि वैज्ञानिक सिर्फ अच्छे काम को ही साइट करेंगे, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। मतलब ये धारणा थोड़ी ज्यादा ही सरल है। कई बार किसी पेपर को कई और कारणों से भी साइट किया जा सकता है जिनका उसकी गुणवत्ता से सीधा लेना देना नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब साइटेशन की संख्या ही सब कुछ नहीं है। ठीक है। अब प्रोफेसर यूनिडिस की रैंकिंग पर वापस आते हैं। आपने बताया कि ये स्कोपस नाम के डेटाबेस पर आधारित है। ये स्कोपस क्या भला है? स्कोपस एक बहुत बड़ा वैश्विक डेटाबेस है। इसमें लाखों वैज्ञानिक प्रकाशनों की जानकारी होती है, जर्नल पेपर्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, किताबें वगैरह। और इसका मालिक कौन है? इसका मालिकाना हक एल्सेवियर नाम की एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी के पास है। एल्सेवियर अकादमिक दुनिया में सच कहूं तो काफी विवादास्पद भी रही है। क्यों? किस लिए? उस पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो प्रकाशित करो या नष्ट हो जाओ, यानी पब्लिश और पेरिश वाले माहौल का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन गूगल या एप्पल जैसा है। बाप रे, पब्लिशिंग में इतना मुनाफा? जी, तो प्रोफेसर इयोनिडिस इसी स्कोपस डेटा का इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट बनाते हैं। उन्होंने इसके लिए एक सी स्कोर बनाया है। हाँ, सी स्कोर। ये कैसे काम करता है? ये क्या चीज है? प्रोफेसर इयोनिडिस ने हर वैज्ञानिक के लिए कई सारे आंकड़ों को मिलाकर एक कंपोजिट स्कोर तैयार किया जिसे उन्होंने सी स्कोर कहा। फिर बस वैज्ञानिकों को उनके सी स्कोर के हिसाब से घटते क्रम में रैंक कर दिया। किन किन आंकड़ों को मिलाया इसमें? इसमें कई चीजों को लगभग बराबर वजन दिया गया है, जैसे कुल कितने साइटेशन मिले, एच इंडेक्स क्या है, मतलब ये उत्पादकता और प्रभाव दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, समझ गया। और क्या है सी स्कोर में? और भी चीजें हैं, कुल कितने पेपर छापे, पेपर में लेखक का क्रम क्या था, मतलब पहला लेखक, अकेला लेखक या आखिरी लेखक, इसको भी महत्व दिया गया है, कितने सहलेखक थे, वगैरह वगैरह। और ये रैंकिंग विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे कई अलग-अलग फील्ड्स के वैज्ञानिकों को एक साथ रैंक करती है। जी हाँ, यही होता है। यहीं पर मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या अलग-अलग फील्ड्स के वैज्ञानिकों की तुलना इस तरह एक ही पैमाने पर करना सही है? ये तो कुछ वैसा हुआ जैसे आप क्रिकेट के बैट्समैन और बॉलर को एक ही स्कोर से रैंक कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस रैंकिंग की एक बहुत बड़ी आलोचना है। अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में पेपर लिखने के, लेखक का क्रम तय करने के और यहाँ तक कि साइट करने के तौर तरीके बहुत अलग होते हैं। उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे मेडिकल फील्ड में अक्सर एक पेपर के बहुत सारे लेखक होते हैं और साइटेशन रेट भी काफी ज्यादा होता है, जबकि गणित या सैद्धांतिक भौतिकी में कम लेखक होते हैं और साइटेशन रेट भी कम हो सकता है। तो इस तरह सेब और संतरे की तुलना करना समस्या पैदा करता है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी खुद इस रैंकिंग से कोई वास्ता नहीं रखती। ना वो इसमें भाग लेती है, ना ही इसका समर्थन करती है। ये पूरी तरह से प्रोफेसर इयोनिडिस का अपना निजी प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये स्टैनफोर्ड की आधिकारिक लिस्ट नहीं है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। कई संस्थान तो इसे स्टैनफोर्ड लिस्ट कहकर ही प्रचारित करते हैं। हाँ, ये भ्रम काफी आम है। चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं। नोबेल विजेताओं के मुकाबले कुछ भारतीय वैज्ञानिकों की इतनी ऊंची रैंक क्यों? क्या ये सी स्कोर की बनावट की वजह से है? हाँ, काफी हद तक इसका जवाब सी स्कोर की सीमाओं में ही छिपा है। देखिए, प्रोफेसर इयोनिडिस का तर्क है कि ये स्कोर किसी वैज्ञानिक के करियर लॉन्ग प्रभाव का ज्यादा व्यापक चित्र देता है पारंपरिक मैट्रिक्स के मुकाबले, लेकिन इसकी अपनी गंभीर खामियां हैं। क्या है वो खामियां? पहली बात, जैसा मैंने कहा, ये पहले, अकेले या आखिरी लेखक होने को ज्यादा महत्व देता है, ये मानकर कि ये स्थितियां प्रमुख बौद्धिक योगदान दर्शाती हैं। लेकिन हर फील्ड में ऐसा नहीं होता। कहीं लेखकों का क्रम वर्णमाला के हिसाब से होता है, कहीं सीनियर प्रोफेसर का नाम हमेशा आखिर में आता है, चाहे उनका योगदान कुछ भी हो। ये स्कोर इस विविधता को नहीं समझता। ठीक है। और दूसरी बात, ये अलग अलग फील्ड्स में साइटेशन की अलग अलग दरों को एडजस्ट नहीं करता।
इससे कुछ फील्ड्स के वैज्ञानिकों को, जहां साइटेशन ज्यादा होते हैं, अनुचित फायदा मिल सकता है। जिसे शायद मेडिकल फील्ड। हाँ, संभवतः। तीसरा, ये मान लेता है कि स्कोपस सभी विषयों को बराबर कवर करता है, जो सच नहीं है। मानविकी, ह्यूमैनिटीज और कुछ सामाजिक विज्ञानों का कवरेज इसमें कमजोर है। और सबसे बड़ी खामी, और सबसे बड़ी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी तरह से शोध की गुणवत्ता, क्वालिटी, उसकी वैधता, वैलिडिटी और विज्ञान या समाज पर उसके वास्तविक असर, इम्पैक्ट को नजरअंदाज कर देता है। ये बस गिनतियों का, नंबर्स का खेल है। मतलब सिर्फ क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं। काफी हद तक, हाँ। तो नतीजा ये होता है कि किसी वैज्ञानिक का सी स्कोर बहुत ऊंचा हो सकता है, भले ही उनके काम का वास्तविक वैज्ञानिक महत्व या मौलिकता उतनी ज्यादा ना हो। और नोबेल पुरस्कार? जबकि नोबेल पुरस्कार, देखिए, उसकी भी अपनी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो खोज की मौलिकता, उसके दीर्घकालिक प्रभाव और वैज्ञानिक समुदाय में उसकी स्वीकृति जैसे गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान देता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें सी स्कोर पूरी तरह छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नंबर्स पर फोकस करने से असलियत छिप सकती है। आइंस्टीन की बात फिर याद आ रही है, सब कुछ गिना नहीं जा सकता जो मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस सिस्टम को जानबूझकर गेम भी किया जा सकता है? मेरा मतलब है, क्या वैज्ञानिक कुछ तिकड़म लगाकर अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं? दुर्भाग्य से हाँ। देखिए, कोई भी मीट्रिक हो, जब उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है तो लोग उसे गेम करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं, यानी चालाकी से उसे बढ़ाने के तरीके। सी स्कोर के साथ ये कैसे हो सकता है? एक तरीका है जिसे साइटेशन कार्टेल कहते हैं। साइटेशन कार्टेल, ये क्या होता है? मतलब वैज्ञानिकों का एक समूह आपस में तय कर ले कि वो एक दूसरे के पेपर्स को खूब साइट करेंगे, चाहे वो कितने भी प्रासंगिक या अच्छे क्यों ना हो, बस एक दूसरे का स्कोर बढ़ाने के लिए। अरे, ये तो अकादमिक बेईमानी जैसा लगता है भी। और कुछ उच्च रैंक वाले भारतीय वैज्ञानिकों की जो हैरान करने वाली उत्पादकता है, जैसे आपने द हिंदू के लेख में भी पढ़ा होगा, हफ्ते में 1-2 पेपर छापना। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, तो ये इस शक को थोड़ा बल देती है कि कहीं मात्रा पर गुणवत्ता से ज्यादा जोर तो नहीं दिया जा रहा, या फिर साइटेशन बढ़ाने के लिए ऐसे अनैतिक तरीके तो नहीं अपनाए जा रहे। ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, पर यह सवाल जरूर उठता है। और क्या खामियां हैं इस रैंकिंग में? कुछ और भी है? हाँ, एक और बड़ी खामी है। मान लीजिए किसी वैज्ञानिक का कोई पेपर बाद में किसी गड़बड़ी की वजह से वापस ले लिया जाता है, जिसे रिट्रैक्शन कहते हैं। जैसे डेटा में हेरफेर या नकल की वजह से। जी हाँ, तो सी स्कोर फॉर्मूला में इस रिट्रैक्टेड पेपर के लिए कोई कटौती या पेनल्टी नहीं है। मतलब वो पेपर रद्द होने के बाद भी रैंकिंग में पॉइंट्स जोड़ता रहता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और इसके अलावा खुद स्कोपस डेटाबेस में कई ऐसे प्रेडेटरी जर्नल्स शामिल हैं, जिनकी अकादमिक साख बहुत संदिग्ध होती है। प्रेडेटरी जर्नल्स, ये क्या होते हैं? ये वो जर्नल्स होते हैं जो पैसे लेकर कुछ भी छाप देते हैं और पीयर रिव्यू जैसे जरूरी प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं करते। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, ज्ञान बढ़ाना नहीं। और इन जर्नल्स में छपे पेपर भी सी स्कोर बढ़ा सकते हैं? हाँ, अगर वो स्कोपस में इंडेक्स्ड है तो उनके साइटेशंस भी गिने जा सकते हैं। बाप रे, तो ये तो पूरा गड़बड़ झाला है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि इस लिस्ट में जिन भारतीय वैज्ञानिकों का नाम है वो काबिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना सरासर गलत होगा। लिस्ट में शामिल बहुत से भारतीय वैज्ञानिक वाकई प्रतिभाशाली, मेहनती और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुद्दा उनकी व्यक्तिगत काबिलियत पर सवाल उठाना कतई नहीं है। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है प्रोफेसर इयोनिडस की ये विशिष्ट लिस्ट और उसका आधार, यानी सी स्कोर मीट्रिक। मुद्दा ये है कि ये मीट्रिक वैज्ञानिक उत्कृष्टता या वास्तविक प्रभाव का एक अधूरा और, जैसा हमने देखा, संभवतः भ्रामक पैमाना है। तो आप कह रहे हैं कि लिस्ट या रैंक देखकर तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है, हमें आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। सी स्कोर और ऐसे कई और संख्यात्मक मीट्रिक्स वैज्ञानिक शोध जैसे जटिल बहुआयामी काम को एक सिंगल नंबर में समेटने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी असली प्रकृति, उसकी बारीकियां छिप जाती हैं। द हिंदू के लेख में से वैनिटी मीट्रिक कहा गया था। हाँ, और ये शब्द बहुत सटीक है। वैनिटी मीट्रिक यानी सिर्फ दिखावे का पैमाना। इससे शायद संस्थानों या व्यक्तियों को क्षणिक तौर पर अच्छा महसूस हो,
उन्हें लगे कि वो दुनिया में कहीं स्टैंड करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये असलियत बयान करता हो। ये वैनिटी मैट्रिक्स शब्द मुझे लगता है यूपीएससी उम्मीदवारों को भी नोट कर लेना चाहिए। ये किसी भी रैंकिंग या इंडेक्स का विश्लेषण करते वक्त काम आ सकता है। तो उनके लिए या किसी भी जागरूक नागरिक के लिए यहाँ मुख्य सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी रैंकिंग, इंडेक्स या डेटा को आंख बंद करके स्वीकार न करें। हमेशा पूछें, इसके पीछे की मेथोडोलॉजी क्या है, इसे कैसे बनाया गया है, इसकी सीमाएं क्या हैं, क्या ये वाकई वही चीज माप रहा है जो मापने का दावा कर रहा है। मतलब क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। जी हाँ, आलोचनात्मक मूल्यांकन बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ हेडलाइन या रैंक देखकर बहकना बहुत आसान होता है, लेकिन असली समझ गहराई में जाने से ही आती है। तो फिर फोकस किस पे होना चाहिए? संस्थानों और शोधकर्ताओं को क्या करना चाहिए? फोकस असल काम पर होना चाहिए। शोधकर्ताओं और उनके संस्थानों को सिर्फ रैंकिंग या नंबरों के पीछे भागने के बजाय वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाला, मौलिक, ओरिजिनल और प्रभावशाली शोध करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा शोध जिसका वास्तव में कोई मतलब हो। बिल्कुल, संस्थानों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो इस तरह के शोध को बढ़ावा दे, उसे पोषित करे, न कि सिर्फ मैट्रिक्स को साधने के खेल को प्रोत्साहित करे। असली पहचान, असली सम्मान अच्छे काम से बनता है, न कि किसी संदिग्ध रैंकिंग में ऊपर नीचे होने से। बहुत खूब कहा आपने। तो संक्षेप में आज की हमारी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि वैज्ञानिक रैंकिंग की दुनिया में जो चमकता है, जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो। हाँ, प्रोफेसर इयोनिडस की टॉप 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट और उसमें दिखने वाली विसंगतियां, खासकर भारतीय संदर्भ में जो हमने देखी, वो हमें याद दिलाती हैं कि सतही नंबरों और रैंकों के पीछे भागने की बजाय शोध की असल गुणवत्ता, उसकी मौलिकता और समाज पर उसके असर को समझना कहीं ज्यादा मायने रखता है। और ये पूरी बहस हमें एक ज्यादा बुनियादी सवाल की ओर ले जाती है ना, कि हम ज्ञान, विशेषज्ञता और प्रभाव को आखिर मापते कैसे हैं? क्या वाकई माप सकते हैं? बढ़ाने के एक अंतहीन, थका देने वाले खेल में उलझा रहा है, जिससे असली शोध का, असली खोज का नुकसान हो रहा हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को, खासकर अकादमिक जगत से जुड़े लोगों को और नीति निर्माताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का एक बिंदु है। अगर आपको आज की एक गहन चर्चा जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसी और महत्वपूर्ण चर्चाओं से ना चूकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपने विचार साझा करना चाहते, तो नीचे टिप्पणी सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।